पर्यावरण में बदलाव हुआ उसमें मानव ने कैसे अपने आप को जिंदा रखा और कैसे पेड़ पौधों की पनपने की शुरुआत हुई, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। और आग की खोज के बारे में जाना कि आग का हमारे रियल लाइफ में क्या महत्व है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इंसानों ने कैसे आग जलाना सीखा, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। और शैल चित्रकला यानी कि रॉक पेंटिंग के बारे में जाना। तो इस तरीके से आज हम लोग पूरे चैप्टर को जाने और क्वेश्चन आंसर भी देखे, एमसीक्यूज वाला भी क्वेश्चन देखे और प्रश्न उत्तर यानी। दिस इज अखिलेश और आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन की यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, ये क्लास 6 का है और इस चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। और इससे पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा था, उसमें हम लोगों ने सीखा था इतिहास के महत्व के बारे में, इतिहास हमें क्यों जरूरी है उसके बारे में डिस्कस किया था, तारीख का मतलब क्या है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग इस सेकंड चैप्टर को देखेंगे और आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे आरंभिक मानव की खोज के बारे में, कि हम लोग उसके बारे में खोज करेंगे कि ये जो शुरुआती मानव था ये शुरू में कैसा था, फिर इसने कैसे अपने आप को विकास किया और ये कैसे इसने अपने आप को जीवन यापन करने के लिए अपने आप को बढ़ाया। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे आप लोग देख सकते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन, यानी जो शुरुआती मानव थे उनका जीवन कैसा था, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या करते थे, ये शिकार करते थे क्योंकि ये खेती करना नहीं जानते थे, ये कंद मूल फल इकट्ठा करते थे। और इसमें हम लोग जानेंगे पाषाण युग के बारे में, कि पाषाण युग के बारे में जानेंगे कि पाषाण युग क्या होता है। जैसे पाषाण युग 3 भाग में बांटा गया है, मध्य पाषाण, नव पाषाण, पूरा पाषाण। तो इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर जानेंगे हम लोग पर्यावरण में बदलाव के बारे में। इसमें जानेंगे हम लोग पर्यावरण के बदलाव के बारे में कि पर्यावरण कैसे बदलाव हुआ, यानी जो आइस एज था उसमें कैसे इंसान ने अपने आप को जिंदा रखा। और फिर हम लोग आग की खोज के बारे में बात करेंगे कि आग की खोज कैसे हुई, आग की शुरुआत उन लोगों ने कैसे जाना, कैसे उन लोगों ने जंगल से आग जलाना सीखा और आग का हमें रियल लाइफ में क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे शैल चित्रकला यानी कि रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जो शुरुआती मानव थे, जो पाषाण काल के मानव थे, वो अच्छे कलाकार भी थे, उनके बारे में भी जानेंगे। तो आज के इस सेशन में आप लोग अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आज हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से भी क्वेश्चन आंसर जानेंगे और प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ा सा साइड में हो जा रहे हैं क्योंकि ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें, क्योंकि बच्चों का कमेंट आता रहता है और क्लास में भी बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा आप साइड में हो जाएंगे तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकेंगे ताकि उसको हम लोग लिख सकें, ये सारी चीज़ें कर सकें। तो चलिए हम थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन, जो आदि मानव थे उनके बारे में। तो आरंभिक मानव आप लोग देख सकते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन। तो आरंभिक मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था, आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंद मूल फल इकट्ठा करता था। अब देखिए, जैसे आप लोग कुछ जानवर देखे होंगे, जानवर या फिर ऐसे कह सकते हैं चूहे होते हैं, चिड़िया होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करती हैं, यानी संग्रह करती हैं। तो इस तरीके से जो शुरुआती मानव था वो खेती नहीं करता था, वो आखेटक यानी कि वो शिकार करता था और कंद मूल फल इकट्ठा करता था। जैसे वो लोग अपना भोजन इकट्ठा करते थे क्योंकि वो खेती करना नहीं जानते थे। अगर वो खेती करना जान जाते तो फिर वो किसान कहलाते। और आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो बंजारे टाइप के रहते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। जैसे आप लोग जानवर देखते होंगे, कभी आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, जो डिस्कवरी चैनल है उस पर कि दिखाते हैं कि ये देखिए कुछ जानवर भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंसान जो है आप लोग देख सकते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते रहते थे, घूमते रहते थे खाने की तलाश में। अब हम बात करते हैं कि खानाबदोश जीवन के क्या कारण थे, क्या कारण थे कि वो लोग खानाबदोश जीवन जीते थे। तो कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते होंगे, इसीलिए लोग को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा। हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसीलिए
शिकार के नज़रिए से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा। अब देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जब जानवर जो होते हैं वो यहाँ चारा मिलता है तो यहाँ खाएंगे, जिधर चारा नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह चले जाते थे। तो इसी तरह का इंसान भी जानवर तरह रहता था। अब हम लोग बात करते हैं, अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं, इसीलिए कंद मूल फल और बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोगों को मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत होती थी। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग जगह पे होते हैं, तो उस हिसाब से जो इंसान थे या जो शुरुआती मानव थे वो जगह बदलते रहते थे कि आज यहाँ ये मिल रहा है, कल ये यहाँ नहीं मिलेगा। और कुछ नदियों और तालाब गर्मी में सूख जाते थे, कुछ नदियाँ और तालाब गर्मी में सूख जाते थे, इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई जगह जाना पड़ता होगा। देखिए, आज हम लोग बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो गए हैं, सारी व्यवस्थाएं कर लिए हैं, इसीलिए हम लोग अस्थायी जीवन जीते हैं। लेकिन जो आदि मानव थे या फिर जो शुरुआती मानव थे, उन्हें जैसे वो बिल्कुल जानवर तरीके से, जैसे जहाँ पानी मिलता था वहीं जाते थे, तो इस तरीके से वो लोग नदियों और तालाबों के किनारे ही जाया करते थे जहाँ पे पानी मिलता था। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अब पाषाण युग के बारे में। तो पाषाण युग क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं। पाषाण युग तो आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। यानी कि हर चीज़ पत्थर का हुआ करता था, जैसे उन्हें कोई भी चीज़, हथियार है, जो भी चीज़ें वो पत्थर की हुआ करती थी, तो इसीलिए हम लोग इसको पाषाण युग कहते हैं। आप लोग देखिए, कोई पूछे कि बहुत ही अच्छा ये उदाहरण है कि पाषाण युग किसे कहते हैं, तो आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। अब आइए इसको हम लोग और विस्तार से देखते हैं। तो पाषाण युग को 3 कालों में बांटा गया है, आप लोग देख सकते हैं 3 काल, यानी कि 3 पार्ट में बांट दिया गया है इसको। पहला है पूरा पाषाण, फिर है मध्य पाषाण, फिर तीसरा है नवपाषाण। आप लोग देख सकते हैं इनको अलग अलग कालों में बांटा गया है। पूरा यानी कि पुराना, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। आप लोग इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़े होंगे प्लायोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक एज, इस तरीके से इसको भी अलग अलग बांट दिया गया है। पूरा यानी कि पुराना और पाषाण यानी कि पत्थर। तो इस तरीके से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए इसको हम लोग और विस्तार से जानते हैं। तो पूरा पाषाण युग का समय 20 लाख साल से 12,000 वर्ष पहले तक माना गया है। इस युग के औजार बेढंगे हुआ करते थे और नवपाषाण युग के औजार छोटे और सुगढ़ हुआ करते थे। आप लोग देख सकते हैं, जैसे जो शुरुआती मानव था, जो पूरा पाषाण के जो थे, उनका जो हथियार होता था वो बेढंगे हुआ करते थे, यानी कि उसका अच्छा आकार नहीं होता था, उसमें क्वालिटी नहीं थी, वो जानवर को मारने में थोड़ा सा कम सक्षम था। तो इसलिए जब नवपाषाण काल आया तो पत्थर के जो हथियार थे वो छोटे हो गए और सुगढ़ हो गए। सुगढ़ का मतलब कि वो उसमें उसकी और तकनीक और विकसित कर दिया गया, ताकि छोटा होते हुए भी अधिक से अधिक मतलब शिकार किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं कि पत्थरों के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डी और लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था। आप लोग देख सकते हैं फोटो में, ये देखिए, पत्थरों के औजार की जगह पे लकड़ी और हड्डी का भी इस्तेमाल होता था। जैसे लकड़ी में पत्थर को बांध दिया गया तो हथौड़ी बना दिए, या फिर हड्डी भी पत्थर में बांध के हथौड़ी या फिर कुल्हाड़ी की तरीके से बना दिया जाता था। हाशिए की तरीके से धनुष आप लोग देख सकते हैं, वो भी लकड़ी की सहायता से बनाया जाता था, आप लोग देख सकते हैं। तो पत्थर से बने औजार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इनमें से कुछ, देख सकते हैं आप लोग, इनमें से जो कुछ है वो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है। जो बच्चे गांव से हैं वो उनके घर में ये ज़रूर होता होगा। जैसे कि कई घरों में आपने मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल होते देखा होगा। सिलबट्टा आप लोग देख सकते हैं, ये पाषाण युग का ही है, उस समय से इसको यूज किया जा रहा है। और ऐसे ही एक होता है जो कूटने वाली जो होती है, मसाला वसाला कूटने के लिए, ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं उनके पास होता है, तो वो भी पाषाण युग का ही
जो चीज़ें हैं उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। आप लोग सिलबट्टा, जरा आप लोग बताइए कि क्या आपके घर में सिलबट्टा है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो पत्थर के औजार के उपयोग, अब जो पत्थर के औजार थे उसका क्या उपयोग था, जो पाषाण काल में पत्थर के औजार के क्या उपयोग थे। तो मांस और हड्डियां काटने के लिए, मांस और हड्डियां काटने के लिए, जैसे मान लो कोई मानव है उसने शिकार किया, और जब शिकार किया तो मान लीजिए जानवर बड़ा है तो उसको काटना है, काटने के लिए मान लीजिए आधा खाना है आधा कल के लिए, तो उसको काटने के लिए, मांस और हड्डियां काटने के लिए पेड़ की छाल या फिर पेड़ की खाल और जानवरों की चमड़ी उतारने के लिए, वो चमड़ी भी उतारते थे पेड़ की खाल घर बनाने के लिए, और चमड़ी का उतारते थे अपने वस्त्र बनाने के लिए। तो इस तरीके से उसका भी ये लोग पत्थर के औजार से ही उपयोग करते थे। फल और जड़ काटने के लिए, जैसे फल कोई है तो उसको काटने के लिए, या फिर जड़ खोदने के लिए, जड़ खोद के निकालने के लिए, काटने के लिए भी पत्थर के हथियार का उपयोग करते थे। कुछ औजार को हड्डी और लकड़ी के हैंडल से जोड़कर बनाया जाता था, जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़ी बनाई जाती थी। आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देखिए यहाँ पे, ये देखिए हथौड़ी बनाया गया है और ये कुल्हाड़ी बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इसमें पत्थर है और इसमें लकड़ी के हैंडल से इसको बांध दिया गया है और ये हथियार बन गया है। और अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण में बदलाव, क्योंकि जो पाषाण काल का जो युग था उसमें जो अधिकांश हिस्सा था वो आइस एज के दौरान बीता। आप लोग देख सकते हैं कि पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिम युग या आइस एज के दौरान बीता था। जैसे कि जब आइस एज का दौर जब चल रहा था तो उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, धरती पर घास पात ना के बराबर होती थी। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे जो हमारा जो सबसे कोल्ड डेजर्ट है वो है अंटार्कटिका, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे जल्दी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ठंडा है, पूरा बर्फ ही बर्फ है। जैसे हॉट डेजर्ट उसमें भी नहीं होते हैं। तो पूरा जो पृथ्वी पे तक क्या था, पूरा बर्फ ही बर्फ था, तो वहाँ पे घास पात ना के बराबर होती थी। फिर बाद में तापमान में वृद्धि के कारण लगभग 12,000 वर्ष पहले हिम युग का अंत हो गया, यानी कि हिम युग खत्म हो गया जब तापमान बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, इसके साथ ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया। जैसे बर्फ पिघली तो बर्फ पिघल के समुद्र में चला गया और पूरा जमीन का जो हिस्सा था वो क्या हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा हिस्सा क्या हो गया, साफ हो गया। और जब सही तापमान मिलने से हरित पादप तेजी से पनपने लगे। जो हरित पादप यानी कि जो पौधे थे वो तेजी से पनपने लगे, और जब हरे हरे पौधे उपजने लगे तो उसमें ढेर सारे पेड़ पौधे, घास, ये सब कुछ उपजने लगे। तो हरे पौधों के पनपने से जानवरों और मनुष्यों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। अब जब पौधे उपजे तो जानवर भी जो थे उनको भोजन मिलने लगा, तो उनकी भी जनसंख्या बढ़ने लगी। यही वह समय था जब आज के ज़माने के कई स्तनधारियों का विकास हुआ। स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, उनको हम लोग स्तनधारी कहते हैं। तो उनमें से बहुत से स्तनधारियों का इसी समय में विकास हुआ। इससे मांस की उपलब्धता भी बढ़ गई। जैसे अब मान लीजिए छोटे छोटे जानवर जब बढ़ेंगे, जैसे हिरन, खरगोश, छोटे छोटे, तो ये जब इनको मार के खाने वाले जब होंगे तो इन्हीं का मांस वो लोग यूज करते थे। हिमयुग के बाद घास के परिवार के पौधे पूरे दुनिया में तेजी से पनपने लगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब तापमान बढ़ा तो क्या हुआ कि जो पौधे थे वो तेजी से उगने लगे, पूरे दुनिया में उगने लगे। और धान, गेहूं और मक्का जैसे पौधे घास के परिवार के सदस्य हैं, यानी हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा घास के परिवार से मिलता है। क्योंकि उस समय का जो मानव था वो जैसे जो घास हुआ करते थे उसी में से चुनता था कि ये वाला इसमें अनाज ज़्यादा है, इसको चुनते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जो किसान होते हैं जब खेती करते हैं तो जो भी चीज़ उपजाते हैं उसमें से जो अच्छे पौधे होते हैं उसको वो अगले समय मतलब बीज के लिए रख लेते हैं, ताकि इसको अगली बार इसको उपजाया जाएगा। तो इस तरीके से उन लोगों ने धीरे धीरे उसका चुनाव करते करते उसको इस तरीके से जो हम लोग अनाज यूज करते हैं उसका ये रूप बदलता चला गया।
और जंगली पौधे अभी भी वैसे ही रहते हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें होते हैं, आप लोग देखते होंगे जो जंगली जानवर होते हैं या जंगली कुत्ते होते हैं, जंगली भैंस होते हैं, वो हम लोगों के जो घरेलू भैंस होते हैं उससे मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन उस समय उन लोगों ने उसको अलग करते चले गए कि ये देखने में सीधे हैं, मतलब ये मारते नहीं हैं और इनका दूध भी ज़्यादा है, तो इस तरीके से उनको अलग करते चले गए। उसी तरह पौधों को भी अलग करते चले गए। और यही वह समय रहा होगा जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं गेहूं, धान, मक्का। अब हम बात करते हैं लोग कहाँ रहते थे। जो पाषाण युग के लोग थे वो कहाँ रहते थे, आप लोग देख सकते हैं। तो पाषाण युग के लोग भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश में रहते थे, और हुंसगी यानी कि कर्नाटक, और कुरनूल की गुफाएं यानी आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे ये लोग रहते थे। इनके यहाँ पे अवशेष मिले हैं। तो चलिए हम लोग और विस्तार से देखते हैं। अब आप लोग मैप देखिए, भीमबेटका ये नर्मदा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। ये हुंसगी ये आप लोग देख सकते हैं कर्नाटक में, और ये कुरनूल केव्स, यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ क्यों रहते थे? क्योंकि यहाँ पे इनको आप लोग जानते हो कि जो नर्मदा नदी है वो पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरता है, और वहाँ पे जंगल भी हैं और नदियाँ भी हैं, और नदी के किनारे ढेर सारे पत्थर भी हैं। तो उनको वहाँ से हथियार बनाने के लिए भी चीज़ें मिल जाती थी, और जंगल में शिकार भी करते थे जानवरों का, और इन्हें नदी से पानी भी मिलता था। तो इन जगहों पर रहते थे। यहाँ पे गुफाएँ भी हैं। और मैं जब मैप को बताऊंगा तो आपका ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट अच्छा होता चला जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन स्थानों की विशेषताएं क्या थी, क्यों लोग यहाँ रहते थे। ये जो हम लोगों ने 3 जगह देखा, भीमबेटका और कुरनूल की गुफाएं और हुंसगी, वहाँ पे लोग क्यों रहते थे। तो ये स्थल नदी के निकट हैं। इसका मतलब है कि पानी की कोई कमी नहीं रही होगी। अब भाई नदी के किनारे कोई है तो वहाँ पानी की तो कमी रहेगी नहीं कि एक बाल्टी निकाल लिए पानी खत्म हो गया। और ये स्थान दक्कन के पठार पर हैं, और दक्कन के पठार में प्रचुर मात्रा में पत्थर हैं, यानी औजार बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। क्योंकि पाषाण युग के लोगों के पास जो हथियार था वो पत्थर का ही था। तो इन्हें वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्हें यहाँ पे पानी भी मिल रहा है और पत्थर भी मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग फोटो में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैप में देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, आप लोग नर्मदा नदी के किनारे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे पत्थर की इन लोगों की बहुत अधिक थी। और आप लोग देख सकते हैं जो साउथ इंडिया है, यहाँ पे अधिकतर ये पहाड़ी इलाके हैं, पथरीले इलाके हैं, जिन्हें यहाँ कच्चा माल यानी कि जिससे वो अपना हथियार बनाते थे वो आसानी से मिल जाता था। और गुफाएं भी थी जिसमें वो लोग रहते भी थे, गुफा वो लोग बनाते भी थे काट पीट कर। तो हम लोग बात करते हैं आगे उद्योग स्थल। उस समय का उद्योग स्थल, जैसे अभी क्या है उद्योग स्थल, आप लोग जानते होंगे कि जो फैक्ट्रियां होती हैं उसको हम लोग उद्योग स्थल कहते हैं, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं। लेकिन उस समय जो मेन चीज़ें थी वो सिर्फ हथियार ही था। तो उद्योग स्थल, कुछ स्थानों पर औजार बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे, जैसे नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, भीमबेटका का क्षेत्र, ऐसे स्थानों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। और ऐसे स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं या उद्योग स्थल कहते थे, क्योंकि जहाँ पे आपको कच्चा सामान मिल जाएगा, जहाँ पे चीज़ें बनेंगी, उसी को हम लोग उद्योग स्थल कहते थे। कुछ उद्योग स्थलों पर लोग घर बनाकर रहते थे, और ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जैसे आप लोग आज के समय में जो कोई दुकान करता है तो पहले तो उसका दुकान होता है, और जब वहीं पे वो घर बना लेता है तो उसका दुकान के साथ साथ उसका आवास भी हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे कि दुकान के साथ आवास या फिर उद्योग स्थल। ये देखिए यहाँ पे ये अपना घर, ये पीछे इसका गुफा भी है या फिर घर भी है, और यहाँ पे ये अपना काम कर रहे हैं। तो ये इनका क्या हो गया, उद्योग स्थल, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये लोग करते थे। और पत्थर के औजार का निर्माण, पत्थर का जो औजार था उसको कैसे लोग बनाते थे, उसका निर्माण कैसे करते थे, इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। तो पत्थर के औजार को कैसे बनाया जाता होगा, इस बारे में इतिहासकारों ने कुछ अनुमान लगाए हैं।
उन लोगों ने अनुमान लगाए हैं कि वो लोग कैसे बनाते थे। तो पाषाण औजारों को बनाने की दो विधियां हो सकती हैं, दो विधियां। पहला क्या है, पत्थर से पत्थर को टकरा कर यानी आपस में मार कर उसको तोड़कर शेप देते थे। और दूसरा क्या था, दबाव सल्क तकनीक। ठीक, दो तरीके थे पत्थर के औजार निर्माण के। तो चलिए इसको हम लोग और अच्छे से विस्तार से देखते हैं। तो पहला है पत्थर से पत्थर को टकरा कर। आप लोग इसको देखिए, ये पत्थर से पत्थर को ये आदि मानो क्या कर रहा है, टकरा रहा है, मार रहा है। तो मार कर उसको तोड़ के बढ़िया उसका आकार बनाया जाता था। आप लोग देख सकते हैं आदि मानव को। तो इस तरीके से औजार बनाने के लिए एक हाथ में एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। आप लोग देख सकते हैं दूसरे पत्थर से वार किया जाता था। तब तक ऐसा किया जाता था जब तक सही आकार न मिल जाए, यानी कि उसको फोड़ते रहते थे। जैसे आप लोग देखते होंगे जो मूर्तिकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्थर को छीनी से और हथौड़ी से मार मार के जब तक उसको तोड़ते रहते हैं, फोड़ते हैं, जब तक उसका आकार ना बन जाए, सुंदर ना बन जाए। ऐसे ही वो लोग मारते रहते थे जब तक वो खूब बढ़िया धारदार हथियार की तरीके से वो पत्थर ना बन जाए, औजार ना बन जाए। और अब हम लोग बात करते हैं दबाव सल्क तकनीक। देखिए कोई पूछे तो बिल्कुल डरना नहीं है कि दबाव सल्क तकनीक क्या होता है। तो दबाव सल्क तकनीक, इस विधि में क्रोट यानी कि जिस पत्थर से औजार बनाना हो उसको किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता था, सख्त सतह पर रख दिया जाता था। फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट पीट कर सही आकार दिया जाता था। या फिर इसमें और भी है कि उसको कोई भारी चीज होती थी उस पर रख देते थे और धीरे धीरे उसका आकार बदलता था। तो उस समय के जो पत्थर थे उसको इस तरीके से बनाते हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे जो लोहे के हथियार बनते हैं उसको भी पीट पीट कर ही बनाया जाता है। जो लोहार होता है वो पीट पीट कर बनाता था। तो जो दबाव सल्क तकनीक है, जो सैल थे उसको दबा करके जो बनाया जाता था उसी को हम लोग दबाव सल्क तकनीक कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आग की खोज। आग की खोज इंसान के लिए बिल्कुल क्रांति का रूप था। आग की खोज ने इंसानों को बहुत, ये इंसान की बहुत बड़ी खोज थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसे मानव जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग के इस्तेमाल करना सीखा होगा। क्योंकि आज से बहुत साल पहले आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी आए दिन कहीं कहीं आग लग जाता है। तो ये तो मानव के कारण लग जाता है, लेकिन जंगलों में आग लग जाता है आपस में पत्थर टकराने से। पेड़ के जो रेशे होते हैं उसके रगड़ के गर्माहट से भी आग लग जाता है। तो आग, जो आदि मानव थे ये जंगल में इस तरीके से जब आग लगा होगा तो इन लोगों ने भी देखा होगा। जब आग लगा तो इसको लोग जलाना भी सीख गए कि कैसे आग लगता है। तो इस तरीके से आग के बारे में लोग जाने। किसी ने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया होगा और फिर उसे पकाने के बाद जब चखा होगा तो उसे पके हुए भोजन का स्वाद पता चला होगा। क्योंकि जब आग में जो भोजन पक जाता है तो बहुत ही टेस्टर और सॉफ्टर यानी कि बहुत ही मुलायम और बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। तो उनको अच्छा लगा होगा। तो उन लोगों ने कोशिश किया होगा कि चलिए हम लोग भी आग जलाना सीखते हैं कि कैसे लोग आग जल जाता है अपने आप। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर उन लोगों ने दो पत्थर को आपस में रगड़ कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा। आज भी आप लोग जरा अपने घर पे जरा एक बार दो पत्थर को ले करके शाम के टाइम, दिन में तो करेंगे तो चिंगारी शायद ना दिखाई दे, लेकिन शाम के टाइम अगर दो पत्थर आपस में टकराएंगे जोर से तो उसमें से चिंगारी निकलेगी, यानी कि उससे आग निकलेगा। तो इस तरीके से उन लोगों ने आग जलाना सीखा होगा। आप लोग जरा इसको ट्राई करके देखिएगा कि आग जल रहा है कि नहीं जल रहा है। और आग कुरनूल की गुफाएं हैं वहाँ पे आग के अवशेष मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि वो लोग आग के बारे में उन्हें जानकारी थी। इससे ये पता चलता है कि उन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों में हो सकता है। आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जाता था। आग से खाना पकाया जा सकता था। आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था।
देखिए आग से कितना उपयोग होता था, जंगल को भी साफ करते थे। आज भी हम लोग देखिए जब घर के इर्द गिर्द पेड़ पौधे मतलब जो पत्तियां होती हैं या फिर जो कूड़े कचड़े होते हैं उनको हम लोग जला देते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और आग से हम लोग खाना भी पकाते हैं। आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था, क्योंकि आग से जानवर बहुत डरते हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे जब आग जलता है तो जानवर दूर भाग जाते हैं। तो इस तरीके से आग का बहुत इस्तेमाल करते थे। ज़रा आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आग का आज की किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आग का इस उपयोग हम कई क्षेत्रों में करते हैं। ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइए कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे शैल चित्रकला यानी कि रॉक पेंटिंग। आप लोग देख सकते हैं रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग वो होता है जैसे पहाड़ों की जो गुफाएं थी या फिर जो पहाड़ों पे या फिर जो गुफा की दीवार थी पहाड़ की, उस पे वो लोग जो चित्र बनाते थे उसे हम लोग रॉक पेंटिंग कहते हैं, यानी कि शैल चित्रकला। तो पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे क्योंकि वो कला करना जानते थे। और पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिली है। भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें हैं। अधिकतर पेंटिंग में जानवरों और शिकारों को दिखाया गया है। अब देखिए उस समय के लोग अच्छे कलाकार भी थे, यानी कि उस समय का जो लोग थे उन्हें क्या था कि उन्हें अब समय मिलने लगता था। वो सिर्फ शिकार ही नहीं करते थे, सिर्फ वो खाने के लिए नहीं जीते थे, अब वो इंजॉय भी करने लगे थे। मतलब कि जब अच्छा समय मिलता है तो जैसे हम लोग गाना गाते हैं या फिर गाना सुनते हैं, तो उस तरीके से हम लोग जैसे पेंटिंग करते हैं, कला बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग। तो उस तरीके से उस समय के लोग भी अच्छे कलाकार के रूप में वो लोग कला करते थे, उन्हें समय मिलने लगा था। और अधिकतर पेंटिंग में जानवरों को शिकार को दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि या तो वो लोग शिकार से पहले योजना बनाते होंगे कि हमें इस जानवर को मारना है, या फिर जैसे होता नहीं कि हम लोग कोई चीज़ गेम खेलने वाले होते हैं तो पहले से योजना बनाते हैं, कोई काम करने वाले होते हैं तो पहले से प्लान बनाते हैं। इस तरीके से वो लोग करते थे। तो आइए हम इस पेंटिंग को देखते हैं। आप लोग इस पेंटिंग को देख सकते हैं। ये उस समय की ये भीमबेटका की गुफाओं से ये पेंटिंग को लिया गया है और ये उस समय पाषाण युग के पेंटिंग है। देखिए यहाँ पे ये घोड़े को दिखाया गया है, ये कोई मनुष्य है उसकी चित्र को दिखाया गया है। ये भी कोई जानवर है, ये भी देखिए कोई, ये देखिए इस पे एक मनुष्य खड़ा हुआ है, इसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग, और ये भी कोई जानवर है हथियार लिए हुए। तो इस तरीके से ये लोग पेंटिंग बनाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरों को किसी खास उत्सव के अवसर पर या फिर कोई ऐसे मौके पर बनाया जाता होगा। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ जैसे गांव में अभी भी लोग जो करवा चौथ होता है तो लोग दीवारों पे पेंटिंग बनाते हैं। आप लोग को भी ध्यान से देखना कि दीवारों पे पेंटिंग बनाते हैं, बैल की पेंटिंग बनाते हैं, हाथी की, कुत्ते की, सब कुछ की, इन सब की पेंटिंग बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और दूसरा क्या है, शिकार जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे प्लानिंग करने के लिए, जैसा भी हमने बताया। यह भी हो सकता है कि लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को निहार सकें और उसके बारे में सोच सकें, यानी कि समय मिलने लगता होगा और वो करते होंगे। इन पेंटिंग से यह भी पता चलता है कि लोग समूह में रहने लगे थे, क्योंकि हम लोगों ने पेंटिंग में कई लोगों को एक साथ देखा और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग समूह में रहने लगे थे। समूह में रहने के कई फायदे होते हैं। जैसे हम लोग समूह में जब रहते हैं तो उसके कई फायदे हैं। बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती है और एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल सकता है। जैसे देखिए हम लोग जब साथ रहते हैं तो उसके कई फायदे हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए कितना बड़ा हाथी है, इसको ये लोग मार रहे हैं कई लोग मिलके। अब जब ज़्यादा लोग हैं तभी तो इसको मार पा रहे हैं, अकेला कोई थोड़ी ना मार पाता। तो इस तरीके से कई लोग इसको मारते थे और आपस में इसके मांस के टुकड़े को बांट लेते थे। कोई हाथी का दांत ले लेता था, हथियार उससे बनाते थे। और सोचिए उस समय के जो पाषाण युग के लोग थे वो लोग जान गए थे कि हम लोग जब साथ में रहेंगे तभी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, और इस तरीके से वो लोग साथ में रहते थे। अब हम बात करते हैं कि उस समय जो मानव था, ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे, जबकि महिलाएं गुफाओं में रहकर बच्चों की देखभाल करती थीं। महिलाएं कंदमूल और फल इकट्ठा करती होंगी। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि कंदमूल या जो
कृषि की शुरुआत महिलाओं ने ही की थी, क्योंकि जो पुरुष थे वो शिकार के लिए बाहर जाते थे और महिलाएं घर पे ही छोटे छोटे पौधे उगा करके उससे फल फ्रूट या फिर कंद मूल जो भी चीज़ें हैं वो लोग उपजाया करती थी। लेकिन आज के समय की महिलाएं जो हैं वो सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। चाहे आप लोग देख सकते हैं कि कोई आईएएस है, कोई एयरपोर्ट में, एयरफोर्स में है, कोई कहीं है, सेना में है। इस तरीके से वो लोग भी आज बहुत बढ़ चढ़ के। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि महिलाएं किन किन क्षेत्रों में आज काम कर रही हैं या फिर किन किन क्षेत्रों में तैनात हैं। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम लोगों ने जाना कि खाद्य संग्राहक का जीवन कैसा था, यानी जो ये आरंभिक मानव थे उनका जीवन कैसा था। पाषाण युग के लोग के बारे में जाना कि पूरा पाषाण क्या होता है, नव पाषाण, मध्य पाषाण, इसके बारे में जाना। पर्यावरण में बदलाव, आइस एज के बारे में हम लोगों ने सब कुछ फिगर के माध्यम से जाना। और आग की खोज, शैल चित्रकला, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग जाना। अब हम लोग इस क्लास के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो एमसीक्यूज फॉर्म में है, क्योंकि ये जो आज का जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे गवर्नमेंट जॉब में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर यूपी पीसीएस हो, या फिर स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम है उनमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं। तो चलिए हम एमसीक्यूज के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि अभ्यास सफलता की कुंजी है। हम लोग जो पढ़ते हैं उसको एक बार हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक मानव भारतीय उपमहाद्वीप में रहता था। ठीक है, आरंभिक मानव जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप में रहता था। कब रहता था? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कब रहता था। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं 20 लाख साल पहले, 40 लाख साल पहले, 50 लाख साल पहले, 60 लाख साल पहले। तो हम लोगों ने अभी देखा कि वो आरंभिक मानव क्या था, वो 20 लाख साल पहले रहता था। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। वो कब रहता था? 20 लाख साल पहले। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम आरंभिक मानव को किस रूप में जानते हैं? जो मानव थे, जो आरंभिक मानव, उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला है जंगली मानव, असभ्य मानव, शिकारी, खाद्य संग्राहक या वैज्ञानिक मानव। तो वो जो हम लोग पढ़े थे ना, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, तो आखेटक का मतलब तो शिकारी। तो ये जो है वो जो मानव था उसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक मानव यात्रा करते थे, वो किससे यात्रा करते थे? उनका यात्रा करने का साधन क्या था? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में बैलगाड़ी, बी पैदल, सी हाथियों पर और डी रेलगाड़ियों में। तो उस समय का जो मानव था वो आप लोग जानते हैं कि जंगल जंगल घूमा करते थे, जानवरों की तरह रहते थे, तो वो लोग पैदल यात्रा करते थे। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज के समय में हम लोग किन किन चीज़ों से यात्रा करते हैं, कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट के साधन हो चुके हैं, यातायात के साधन कौन कौन से हैं जिनसे हम लोग यात्राएं करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक मानव के औजार बने थे। जो आरंभिक मानव थे उनके औजार किन किन चीज़ों के बने थे? आप लोग देख सकते हैं पत्थर से, लकड़ी से, हड्डियों से या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो हथौड़ी थी उसमें देखिए पत्थर भी लगा था, लकड़ी भी लगा था, और बहुत से जो हथौड़ियाँ वो लोग बनाए थे या कुल्हाड़ी बनाए थे उसमें लकड़ी की जगह पर वो लोग हड्डियाँ भी लगाए थे। तो वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और आज के समय में किन किन चीज़ों के हथियार हुआ करते हैं आप लोग जरा बताइए। जैसे सेना में जो हथियार यूज होते हैं, बड़े बड़े हथियार, वो किन किन चीज़ों के बने होते हैं? या हम लोग जो घर में हथियार यूज करते हैं वो किन चीज़ों के हुआ करते हैं? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका पुरा पाषाणिक पुरा स्थल किस राज्य में है? अभी हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा कि वो किस राज्य में है। तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हम लोगों ने अभी मध्य प्रदेश में देखा, जो नर्मदा नदी के जो किनारे का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये पाए गए हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जहाँ बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग बताइए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग, जैसे देखिए पुरा स्थल, ये ऑप्शन दिया गया है, आवास स्थल, अवशेष स्थल, उद्योग स्थल। तो जहाँ पे वो लोग ये चीज़ें बनाते थे उसको हम लोग उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक, और जहाँ पे अगर पूछा जाए कि वहीं पर रहते भी थे और वो बनाते भी थे तो उसको हम लोग कह देंगे आवास स्थल। ठीक, जहाँ पे वो सिर्फ रहते थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि किन गुफाओं में राख के अवशेष मिले थे। जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने जो अध्ययन किया उसमें किन गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, ए में कुरनूल गुफाएं, बी में हुंग, देखिए हुंसगी की जगह पर हुंगी लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट हो गया है, और सी में भीमबेटका गुफाएं, अजंता गुफाएं। तो हम लोगों ने देखा कि जो कुरनूल की गुफाएं थी, अभी हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा, जो कुरनूल की गुफाएं थी वहां पे राख के अवशेष मिले हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक मानव, जो आरंभिक पाषाण युग कौन सा था। ठीक, आरंभिक पाषाण युग कौन सा था, यानी कि जो पाषाण काल थे उसमें सबसे शुरुआती वाला पाषाण काल कौन सा था। जैसे हम लोग पढ़े ना कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। पूरा से मतलब यानी पुराना, और पाषाण मतलब पत्थर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के औजार को कहते हैं। जो मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वो कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं। आंसर देख सकते हैं आप लोग, ए में दिया गया है मेगोलिथ, मेसोलिथ, और सी में दिया गया है माइक्रोलिथ, और डी में मेटालिथ। तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोलिथ। ठीक है, ये मध्य पाषाण काल के औजार को हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नवपाषाण युग की शुरुआत हुई। नवपाषाण जो युग है उसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो आप लोग आंसर देख सकते हैं, पहला दिया गया है 5000 साल पहले, बी में 10,000 साल पहले, सी में 15,000 साल पहले, और डी 20,000 साल पहले। तो आपका आंसर हो जाएगा 10,000 पहले, यानी कि आंसर बी आपका सही हो जाएगा। ये नवपाषाण युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बाद में कौन सा पाषाण काल आया। सबसे बाद में कौन सा पाषाण काल आया। ठीक है, तो सबसे बाद में नवपाषाण, यानी सबसे लेटेस्ट जो काल था उसको हम लोग नवपाषाण, हम लोगों ने पढ़ा भी कि सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक मानव द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा उसमें कि जो चित्र थे पहाड़ों पर या फिर जो गुफा के अंदर जो दीवारों पे जो चित्र बनती थी जो पत्थरों की, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा शैल चित्र। ठीक, शैल चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। जो शुतुरमुर्ग हैं उनके अंडों के अवशेष मिले हैं, तो वो कहाँ मिले हैं। आंसर देख सकते हैं, भीमबेटका, पटने, देखिए हुंसगी, बुर्जहोम। तो इसमें कहाँ पे मिला है, तो ये पटने महाराष्ट्र में मिला है। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे से वो लोग मनके बनाते थे। देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया है कि शुतुरमुर्ग के अंडों से बनाए जाते थे, क्या बनाए जाते थे, तो वो मनके बनाते थे। ठीक है, ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। जो मेहरगढ़ है वो कहाँ स्थित है, अभी कहाँ स्थित है। जो सिंधु घाटी के समय का जो समय है या फिर जो पूरा पाषाण कालिक समय है, उस समय में मेहरगढ़ कहाँ स्थित है और अभी कहाँ स्थित है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुंसगी, जो हुंसगी में औजार किस चीज से बनाए जाते थे। हुंसगी में औजार किन चीजों से बनाए जाते थे। तो आप लोग आंसर देख सकते हैं, पहला है गुटका पत्थर, चूना पत्थर, लकड़ी और धातु। तो वहाँ पे जो पत्थर, जो हथियार बनाए जाते थे वो चूना पत्थर से बनाए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे चूना पत्थर की भरमार है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ। अस्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो हम लोग पहला देख सकते हैं कि 5000 साल पहले, फिर है 7000 साल पहले, 10,000 साल पहले, और फिर है 12,000 साल पहले। तो अस्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले से प्रारंभ हुआ। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दबाव सल्क तकनीक क्या है। हम लोगों ने अभी इसको देखा था कि दबाव सल्क तकनीक वो है जो इंसान
उसको दबा करके बनाते थे या फिर किसी पत्थर से उसको पीट करके बनाते थे। तो आप लोग देख सकते हैं आरंभिक मानव मन के बनाने की तकनीक, बी आरंभिक मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने की तकनीक, सी आरंभिक मानव द्वारा चित्रकारी करने की तकनीक, या इनमें से कोई नहीं। तो आरंभिक मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने की तकनीक में से एक है, क्योंकि दो तकनीक था, एक तो पत्थर से पत्थर को टकराकर, दूसरा क्या था, दबाव शल्क तकनीक। तो ये दबाव शल्क तकनीक क्या है, पत्थर के औजार बनाने के तरीके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक मानव ने अग्नि का प्रयोग किया। आरंभिक मानव ने आग का प्रयोग किया। तो आग का प्रयोग किस लिए किया? आप लोग आंसर देख सकते हैं, मांस भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, या जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए। और डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। उन लोगों ने आग का प्रयोग मांस भूनने के लिए भी किया, प्रकाश के लिए यानी लाइट उजाला के लिए भी किया, और जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए भी वो लोग आग का प्रयोग करते थे। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। जरा आप लोग बताइए कि आज के समय में हम लोग आग का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। क्या हम लोग आग का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग के जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, या फिर कौन से काम रुक सकते हैं। आज के समय में आग का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो हम लोगों ने एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ताकि आपसे कोई जो पूछे तो उसके बारे में हम लोग बता सके, हम याद कर सके, उसको लिख सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहक लकड़ी का प्रयोग किस लिए करते थे? लकड़ी का प्रयोग किस लिए करते थे? देखिए आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि लकड़ी का प्रयोग वो लोग किस लिए करते थे। तो उत्तर देखिए आप लोग, आखेटक खाद्य संग्राहक लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए करते थे। ठीक है, कोई पूछे कि खाद्य संग्राहक उस समय के जो शुरुआती मानव थे या फिर जो पाषाण काल के मानव थे, वो लकड़ी का प्रयोग किस लिए करते थे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि आखेटक खाद्य संग्राहक लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए करते थे। और आज के ज़माने में हम लोग लकड़ी का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? आप लोग देखते होंगे फर्नीचर और दरवाजे सब कुछ बनाने के लिए, सोफा, जो भी चीज़ें हैं लकड़ी का प्रयोग होता है। आप लोग ज़रा बताइए कि और किन चीज़ों में लकड़ी का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि आवासीय पुरास्थल क्या है। आवासीय पुरास्थल क्या है? ठीक, तो आवासीय पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहां उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। क्योंकि शुरुआती मानव जो थे वो घर बनाना नहीं जानते थे, इसीलिए वो लोग गुफाओं में रहते थे। उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से इन्हें राहत मिलती थी। आज तो हम लोग संपन्न हो गए हैं, या फिर हम लोग का दिमाग बहुत विकसित हो गया, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, तो हम लोग घर बना लेते हैं। लेकिन जो शुरुआती मानव थे उनकी जो मानसिक विकास बहुत कम था, इसीलिए वो लोग गुफाओं में रहते थे। आज भी आप लोग देखते होंगे जो जानवर होते हैं वो जब कहीं घर बनना रहता है तो अगर बारिश होती है तो वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं या फिर उसमें जाके छुप जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। पुरा स्थल, तो आंसर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, पुरा स्थल किसे कहते हैं? तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं को वेफ अवशेष मिलते हैं, यानी कि उनके जो अवशेष मिलते हैं, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक लोग क्या कार्य करते थे? जो आरंभिक लोग हैं वो क्या करते थे, आप लोग देख सकते हैं। तो आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल संग्रह किया करते थे। ठीक, और वे पत्थर और औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। देख सकते हैं आप लोग, उनका मेन काम था फल इकट्ठा करना, फल फ्रूट या फिर भोजन इकट्ठा करना, क्योंकि वो खेती करना नहीं जानते थे। अगर खेती करना जानते तो वो फिर दूर दूर बाहर नहीं जाते कि फल संग्रह करने, वो लोग अपना खेती करके उपजा लेते और पत्थर के औजार बनाते थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे। आप लोग देख सकते हैं। और आजकल के मानव क्या क्या करते हैं? आजकल के मानव क्या करते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज के मानव क्या क्या कार्य करते हैं।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आखेटक खाद संग्राहक पत्थर के औजारों का प्रयोग किस लिए किया करते थे। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि वो लोग किस लिए किया करते थे। तो आंसर में आपका हो जाएगा कि आखेटक खाद संग्राहक पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने के लिए, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए, कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर भाले या बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे लकड़ियां काटने के लिए। जो उस समय के जो औजार का प्रयोग करते थे ये इन चीज़ों के लिए करते हैं। और आज के समय में हम लोग औजार या फिर जो हथियार हैं उनका प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, जरा आप लोग भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आखेटक खाद संग्राहक आग का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते होंगे। उस समय के जो आखेटक थे या फिर आरंभिक मानव थे वो लोग आग का प्रयोग क्यों करते थे, किन चीज़ों के लिए करते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि आखेटक खाद संग्राहक आग का उपयोग कई कार्यों के लिए करते होंगे, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों से या फिर खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। जो आग से जानवर बहुत डरते हैं इसलिए उनको आग से दूर भगाने के लिए भी लोग आग का प्रयोग करते थे। और हमने अभी आपसे कहा कि आप लोग बताएं कि हम लोग आग का प्रयोग आज के समय में किन किन चीज़ों के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा इस क्लास को समझा, पूरा फिगर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से इसको हम लोगों ने देखा कि आरंभिक मानव की खोज में जो चैप्टर है इसके बारे में जाना कि आखेटक खाद संग्राहक का जीवन कैसा था। ये जो आखेटक खाद संग्राहक थे इनका जीवन कैसा था आप लोग बता सकेंगे आप। और पाषाण युग के बारे में जाना कि पाषाण युग किसे कहते हैं, ये कितने भागों में बांटा गया, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। पर्यावरण में बदलाव यानी जो पर्यावरण में बदलाव हुआ उसमें मानव ने कैसे अपने आप को जिंदा रखा और कैसे पेड़ पौधों की पनपने की शुरुआत हुई, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। और आग की खोज के बारे में जाना कि आग का हमारे रियल लाइफ में क्या महत्व है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इंसानों ने कैसे आग जलाना सीखा, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। और शैल चित्रकला यानी कि रॉक पेंटिंग के बारे में जाना। तो इस तरीके से आज हम लोग पूरे चैप्टर को जाने और क्वेश्चन आंसर भी देखे, एमसीक्यूज वाला भी क्वेश्चन देखे और प्रश्न उत्तर यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोगों देखा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे इन सब में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। और आप लोग इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग जरूर प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग जाके वहां से भी देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको प्राप्त हो सके। और आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।